दोस्तों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। ये जो वीडियो अभी आपने देखा है, यह वीडियो उत्तराखंड के देहरादून का है। ये भीड़ अंकिता भंडारी के केस में उस वीआईपी के खिलाफ जांच की मांग कर रही है, जिसके लिए अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। और फिर अंकिता भंडारी के मना करने पर उसको रिजॉर्ट के मालिक द्वारा मार दिया गया। दोस्तों, पूर्व बीजेपी के विधायक उर्मिला सनावर का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक रिकॉर्डिंग सुना रही हैं। उस रिकॉर्डिंग में दुष्यंत कुमार गौतम के साथ एक और नया नाम सामने आ रहा है। इसमें बीजेपी नेताओं की मिली भगत सामने नजर आ रही है। अब इस वीडियो को देखिए, जिसे उर्मिला सनावर ने वायरल किया है। मुख्यमंत्री जी की छवि खराब कर रही हूँ। अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग रोक रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन आज सुरेश राठौर तो जितना मुंह खोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा, जितना मुंह बोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगे। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर बाइकर मिले थे। मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ लेती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री। दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार। पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो। पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है। बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। मैं सबूत के जमा। दोस्तों, कांग्रेस ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि अंकिता भंडारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। दुष्यंत कुमार गौतम को खुद बीजेपी बचा रही है। ये बात बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। अब साफ है कि अंकिता भंडारी पर जिस वीआईपी को सर्विस देने का दबाव था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी के सबसे खास नेता दुष्यंत कुमार गौतम है। क्या नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते नेता पर एक्शन होने देंगे या फिर इस पाप को छिपाने में सहयोग करेंगे? दोस्तों, अब जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वह है अजय कुमार का। उत्तराखंड से बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं। राठौर ऑडियो में कहते हैं कि सीबीआई इन लोगों का क्या ही कर पाएगी।
पार्टी ने इन लोगों को बचा लिया। इन सबके बीच उर्मिला सनावर ने जैसे ही पहला वीडियो वायरल किया, वैसे ही अंकिता भंडारी की मां का भी बयान सामने आ जाता है। वह वीडियो में फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगाती हैं। वह कहती हैं कि मैं 3 सालों से इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ और अब जाकर मुझे इंसाफ के लिए उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। अब शायद मेरी बेटी को इंसाफ मिल सकता है। अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। इन सारे मामलों के बीच जब दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आने लगा तो उन्होंने उत्तराखंड के गृह सचिव को एक लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा कि कोई भी आरोप अगर सबूत संग पेश किया जा रहा है तो मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। और आगे अपने पत्र में लिखा है कि आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के सामग्री के प्रचार प्रसार को रोका जाए और मानहानि का मुकदमा भी करने की बात की है। हालांकि जब से उर्मिला सनावर का यह वीडियो सामने आया है तब से उत्तराखंड में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जनता के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग या रिटायर्ड जज के निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उस वीआईपी के नाम का खुलासा होना जरूरी है जिसके लिए अंकिता को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको इस केस के बारे में अभी तक नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी सिर्फ 19 साल की एक गरीब परिवार की बेटी थी जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। रोजगार की तलाश में एक रिजॉर्ट में गई जिसका नाम वनतारा रिजॉर्ट था। यह उत्तराखंड के जमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में है। वहां पर उनको रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दी गई। तनख्वाह कम थी लेकिन उस लड़की के सपने बड़े थे। लेकिन अंकिता भंडारी को कहाँ पता था रिजॉर्ट उसके ज़िंदगी का आखिरी पता बन जाएगा। और 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी अचानक गायब हो जाती है। घर वाले उसको खोजने में परेशान, लेकिन सिस्टम सोया हुआ था। थाने में एफआईआर देर से लिखी जाती है और उसके खोजबीन में पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जाती है। और फिर 3 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव चील नहर से बरामद होता है। दोस्तों, लाश तो मिल जाती है लेकिन सवालों की लाश उसी दिन से दफन की जाने लगती है। इस हत्या में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें पहला आरोपी पुलकित आर्या है जिसका पिता पहले से ही सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। दूसरा सौरभ भास्कर है जो रिजॉर्ट का मैनेजर था। तीसरा अंकित गुप्ता है जो उस रिजॉर्ट का को मैनेजर था। चार्जशीट के अनुसार अंकिता भंडारी पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला गया और जब अंकिता भंडारी के द्वारा मना किया गया तो उसे नहर में धक्का दे दिया गया। लगभग 3 सालों में 97 गवाह, लंबी सुनवाई और आखिरकार तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा। कानून के हिसाब से सज़ा हो गई लेकिन जनता अभी भी सवाल पूछ रही है, क्या बस यही सच था? क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है या फिर कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी भी गायब है? दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। शुरुआत से एक बात सामने आई। अंकिता पर दबाव था कि वो किसी वीआईपी मेहमान को खुश करे। खुद अंकिता ने अपने दोस्तों से ये बात कही थी। लेकिन सवाल ये है कि वो वीआईपी कौन था? उसका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं? क्या वो इतना ताकतवर था
कि उसका नाम आने से सिस्टम भी चुप हो गया। सोशल मीडिया पर नाम उछाले गए, वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो क्लिप सामने आए, लेकिन प्रशासन अभी भी उसके खिलाफ जांच करने की बजाय जनता के विरोध प्रदर्शन को हटाने में लगा है। क्या रिजॉर्ट के गेस्ट रजिस्टर सार्वजनिक किए गए? नहीं। क्या उस रात रिजॉर्ट में आने जाने वालों की पूरी लिस्ट सामने आई? नहीं। सभी चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स जनता के सामने रखे गए? नहीं। तो फिर सवाल बनता है, क्या सबूत छुपाए जा रहे हैं? क्या जांच को सीमित रखा गया या फिर सच बताने की इजाज़त नहीं थी? क्या सरकार आज भी पूरी पारदर्शिता से इस केस की फाइल जनता के सामने रख सकती है? अंकिता भंडारी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हर उस बेटी की आवाज़ थी जो नौकरी के लिए घर से निकलती है। वो हर उस लड़की की कहानी थी जिससे कहा जाता है समझौता कर लो, और जब वो मना करती है तो उसे चुप करा दिया जाता है। आज 3 लोग जेल में हैं, लेकिन सवाल अब भी बाहर है। अगर आज हमने सवाल पूछना बंद कर दिया तो कल अंकिता जैसी कोई और होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम अगली वीडियो जब भी अपलोड करें सीधे आप तक पहुंचे। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।